हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड जिसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। एंड ये कॉम्बो ऑफर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी छूट आपको देखने को मिल जाएगी कुछ। एंड अगर आप सिंगल प्रैक्टिस सेट केवल लेना चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पीजीटी एंड स्टेट के लिए, तो भी आप ले सकते हैं। एंड बात की जाए जीआईसी के लिए, तो जीआईसी के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। ठीक है, इसमें आपका जो कॉमन पेपर है जीएस का, वो भी प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर समाजशास्त्र का दोनों का ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। सिंगल प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिल जाएगा एंड समाजशास्त्र का भी आप सिंगल प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। एंड एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट के साथ उसके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड जीएस के साथ कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जीडीसी की बात की जाए तो जीडीसी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, सोशोलॉजी का एंड इसका जीके का जो थर्ड पेपर है, इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट की एग्जाम के लिए आप सभी प्रैक्टिस सेट के लिए बोल रहे थे, तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड एमपी सेट के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड ये भी जल्द ही नोट्स तैयार किए गए हैं थिंकर्स को लेकर। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे थिंकर्स के लिए नोट्स के लिए, तो ये थिंकर्स के नोट्स अभी जल्द ही 2-3 दिन में ये आए हैं। तो आप में से जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं, इससे कोई भी जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। दो 270 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? यहाँ पर क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? यहाँ पर राइट आंसर 350 होगा। ठीक है, 350 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिका निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क का अमूर्त रूप है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, CW मिल्स है, SF नाडेल है, H गर्थ है एंड RK मर्टन यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सही यहाँ पर क्या होगा? SF नाडेल होगा। ठीक है, SF नाडेल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नाडेल ने सामाजिक संरचना का केंद्रीय बिंदु किसे बताया था? सामाजिक संरचना का केंद्रीय बिंदु किसे बताया था? सामाजिक संबंधों को बताया था। ठीक है, सामाजिक संबंधों को बताया था, सोशल रिलेशंस को बताया था।
ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नाडेल की बात करें तो भूमिका, जाल का कॉन्सेप्ट, रोल, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा, नाडेल के द्वारा दिया गया है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संबंधात्मक भूमिका की, संबंधात्मक भूमिका, तो ये भी इनका कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका, ये भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका है, ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा? नाडेल का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन, स्पेंसर, मार्क्स, हेगल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। स्पेंसर का कहना था समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ये इनका कहना था। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक संरचना की अवधारणा दी थी। सामाजिक संरचना की बात या इस अवधारणा या सामाजिक संरचना का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सामाजिक उद्विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है, ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शंस है यहाँ पर ट्रेड यूनियन, वर्ग, राजनीतिक दल, जनजातीय समूह। क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? जनजातीय समूह हो जाएगा, ठीक है, जनजातीय समूह हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जनजातीय समूह। अच्छा, समुदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें या अगर हम लक्षण की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो इसका निश्चित भूभाग है, ठीक है, निश्चित क्षेत्र हम कह लें या निश्चित भूभाग कह लें, ये किसकी विशेषता है? स्वतः इसका विकास हुआ है, ठीक है, स्वतः इसका समुदाय का विकास हुआ है। इसके अलावा इसका एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है, इसका क्या होता है? विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, ये आपको बात याद रखनी है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनिवार्य सदस्यता होती है इसकी, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है, समुदाय की अनिवार्य सदस्यता होती है। और हम की भावना पाई जाती है, ठीक है, हम की भावना होती है, हम की भावना पाई जाती है। स्थायी प्रकृति होती है इसकी। अनौपचारिक संबंध होते हैं। सामान्य जीवन व संस्कृति होती है, ठीक है, ये सभी इसकी क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। निश्चित क्षेत्र है, स्वतः विकास है, विशिष्ट नाम होती है, नाम होता है, अनिवार्य सदस्यता है, हम की भावना पाई जाती है, अगर हम कहें सामुदायिक भावना पाई जाती है, स्थायी प्रकृति होती है, अनौपचारिक संबंध होता है, सामान्य जीवन व सामान्य संस्कृति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से विकल्प में जनजातीय समूह ऐसा है जिसमें समुदाय की जो विशेषताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न है, यह दलील किसने दी कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन है यहाँ पर वॉलस्टीन, एंथनी गिडेंस, डब्ल्यू रिट्जर, योगेंद्र सिंह। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह दलील किसने दी कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर एंथोनी गिडेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। और एंथोनी गिडेंस ने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को बताया था। ठीक है, वैश्विक, या अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें कि वैश्वीकरण किसका परिणाम है? आधुनिकता का है। ठीक है, तो आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। ठीक है, आधुनिकता का परिणाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले वैश्वीकरण की बात समाजशास्त्र में किसने की है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले समाजशास्त्र में वैश्वीकरण की बात किसने की है, या अगर हम कहें वैश्वीकरण के जनक कौन है? ठीक है, इस तरह से भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्टसन है जिन्होंने 1992 में, ठीक है, 1992 में वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, इनका ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनक पूछ लिया जाता है ग्लोबलाइजेशन के, कौन है? रॉबर्टसन है, उन्होंने 1992 में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, इसका यानी कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की भी शर्त है? यहाँ पर बताएं। और यहाँ पर अगर हम गिडेंस की बात करें, ठीक है, गिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो गिडेंस ने वैश्वीकरण की जब बात की थी, ठीक है, वैश्वीकरण की जब बात की थी तो इन्होंने इसके 4 तत्व भी बताए थे। ठीक है, इसके यहाँ पर 4 तत्व भी बताए थे। 4 तत्व कौन कौन से हैं जो कि इन्होंने आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को माना था? तो ये जो 4 तत्व इन्होंने बताए हैं, ये एक पूंजीवाद को बताया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इन्होंने अंतर्राज्यीय संबंध को बताया है। ठीक है, या अगर हम बात करें व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था उचित रहेगा, व्यवस्था। ठीक है, और इसके अलावा सैन्य व्यवस्था या सैन्य संगठन। ठीक है, और उद्योगवाद की, ये 4 तत्व बताए थे इन्होंने वैश्वीकरण के। ठीक है, किसने बताए हैं? एंथोनी गिडेंस ने। आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को एंथोनी गिडेंस ने कहा था। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है? यहाँ पर अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स और हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? किसका कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की एक शर्त भी है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्थ्यूजर। ठीक है, अल्थ्यूजर हो जाएगा। अल्थ्यूजर नव मार्क्सवादी विचारक में आते हैं, नव मार्क्सवादी ने कहा जाता है, और ये अति निर्धारणवादी भी है। ठीक है, अति निर्धारणवादी, अति निर्धारणवादी। इनकी पुस्तकें, अगर हम पुस्तकों की बात करते हैं तो एक तो पुस्तक है फॉर मार्क्स, ठीक है, फॉर मार्क्स है, और रीडिंग कैपिटल है, रीडिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग कैपिटल हो जाएगा, ये इनकी पुस्तकें हो जाएंगी। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इनको आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस में यहाँ पर बर्जर एंड लकमैन, हर्सल एंड शुट्स, पार्सन्स एंड मर्टन, डेविस एंड मूर यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर।
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बर्जन एंड लकमैन होगा, ठीक है, बर्जन एंड लकमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वैदिक अध्ययन का उद्देश्य और ऑप्शन है यहाँ पर एक इकाई का गुणात्मक विश्लेषण, एक इकाई का मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों, या फिर एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण। बताएं, केस स्टडी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर सही क्या होगा? केस स्टडी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण होगा, ठीक है। किसी भी इकाई या वस्तु का जो व्यवस्थित अध्ययन होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। और बर्गेस ने, ठीक है, बर्गेस ने इसे क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी बताया था, सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था। केस स्टडी को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था। ये बर्गस का एग्जाम्स में, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। किसी भी इकाई या व्यक्ति का व्यवस्थित जो अध्ययन होता है उसको ही हम केस स्टडी या वैदिक अध्ययन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया? पैरेटो एंड मोस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, पैरेटो एंड मिल्स, मोस्का एंड मिशेल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? पैरेटो एंड मोस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, पैरेटो एंड मिल्स, मोस्का एंड मिशेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर पैरेटो एंड मोस्का होगा, ठीक है, पैरेटो एंड मोस्का होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? ऑप्शंस में यहाँ पर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नाडेल, मेलानोव्स्की, सी लेविस स्ट्रॉस यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर नाडेल हो जाएगा, ठीक है, नाडेल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। एंड यहाँ पर अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इन्होंने सामाजिक संरचना के दो बताए थे तत्व, ठीक है, सामाजिक संरचना के अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने दो बताए थे। एक तो समान बताया था, सामान्य सामाजिक संरचना, और दूसरा इन्होंने वास्तविक संरचना की बात की है, वास्तविक संरचना। ये दो प्रकार किसने बताए हैं? ब्राउन ने बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाली परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति, परिस्थिति क्रम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? परिस्थिति क्रम हो जाएगा। और परिस्थिति क्रम की बात किसने की है? मर्टन ने की है, ठीक है। परिस्थिति संघर्ष का जो अवधारणा है, ये भी ये कॉन्सेप्ट इनका है, मर्टन का। परिस्थिति समूह की बात किसने की थी? वेबर ने की थी, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक और उद्विकासवादी और द्वंदात्मक यहाँ पर दिया गया है। बताएं, सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार, सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर उद्विकासवादी होगा। ठीक है, उद्विकासवादी होगा। और सामाजिक परिवर्तन का अगर हम चक्रीय की बात करते हैं, चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, स्पेंगलर का नाम इसमें आएगा, स्पेंगलर है, सोरोकिन है, टॉयनबी है। ठीक है, टॉयनबी हो जाएंगे इसमें। पैरेटो का भी नाम इसमें आएगा। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो पैरेटो के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। उद्विकासवादी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसका नाम आएगा, स्पेंसर का आएगा। ठीक है, स्पेंसर का उद्विकासवादी में आएगा। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, पैरेटो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और केवल अगर उद्विकास आता है, ठीक है, केवल उद्विकास आता है तो आपको याद रखना है वहां पर डार्विन का हो जाएगा। उद्विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा। सामाजिक उद्विकास का आ जाएगा तो वो किसके द्वारा दिया गया है, वो स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चक्रीय में सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी ये सभी आ जाएंगे। रैखिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट आएंगे। ठीक है, इसमें अगस्त कॉम्ट आ जाएंगे। ठीक है, अगस्त कॉम्ट आ जाएंगे। मॉर्गन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, टाइलर का भी नाम इसी में आएगा। ठीक है, ये सभी इसमें आएंगे, रैखिक में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेंसर का भी आ जाएगा रैखिक में। और रैखिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा एक तो रैखिक है, एक बहुरैखिक उद्विकास का सिद्धांत आता है। ठीक है, जब बहुरैखिक उद्विकास का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो उसमें जूलियन स्टीवर्ट का नाम आएगा। ठीक है, जूलियट स्टीवर्ट करके है। ठीक है, उनका नाम आएगा बहुरैखिक सिद्धांत में। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, यह कथन किसका है कि भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है, जहां प्रस्तुति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है। ऑप्शन है यहाँ पर रॉल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, पी.एल. केंडाल। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक का नाम है। 1936 में ये इनकी पुस्तक आती है, द स्टडी ऑफ मैन। सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति और समूह की अवधारणा दी थी। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सिराइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। विकल्प बी है शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना। विकल्प सी है निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना। या फिर विकल्प डी व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचाना। यहां पर राइट क्या होगा, यहां पर सही क्या होगा, यहाँ पर निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं। लोक कलाकार, शिक्षक, अभिजात, कुलीन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लघु परंपरा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा के जनक कौन है, किसके द्वारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, लघु और कभी कभी दीर्घ परंपरा की में अंतर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, लघु व दीर्घ परंपरा में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। लघु परंपरा का संबंध किससे है, स्थानीयता से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, स्थानीयता है, स्थानीय है। और अगर हम दीर्घ परंपरा की बात करें तो ये वृहद स्तर से ये संबंधित है। लघु परंपरा अलिखित होती है। ठीक है, अलिखित है। और दीर्घ परंपरा लिखित होती है, शास्त्रों में इसका वर्णन होता है। ठीक है, ये अशास्त्रीय हो जाएगी, अशास्त्रीय हो जाएगी और ये शास्त्रीय हो जाएगी, यानी कि शास्त्रों में इसका वर्णन होता है दीर्घ परंपरा का। ठीक है, यहाँ पर लोक कलाकार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है। डेविड हार्डिमैन, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनागरे, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा, भारतीय संदर्भ में पूछा जा रहा है किसान आंदोलन का अध्ययन किसने किया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर सही क्या होगा, DN धनागरे, ठीक है। और DN धनागरे की पीजन मूवमेंट इन इंडिया बुक भी है, ये भी आपको बात याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया है। कथन है ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं। तर्क है इसका कि संवैधानिक संशोधनों ने ग्राम जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होगा, और जो कारण है वो यानी कि जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है। ऑप्शन से उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, कम प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, देश को दूसरे पर निर्भर बनाना, या फिर उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वैश्वीकरण का क्या परिणाम हुआ है, देशों को जोड़कर। क्या हमें देखने को मिला है, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। फिर विकल्प बी है समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त होता है। सी है समाज का विस्तृत क्षेत्र है जबकि एक समाज का निश्चित क्षेत्र होता है, या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी सही होगा। यहाँ पर समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। किसकी परिभाषा है, मैकेवर की है। और एक समाज की जब बात करते हैं तो ये व्यक्तियों का समूह है। समाज अमूर्त है चूंकि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों को हम देख नहीं सकते, इस वजह से क्या है, ये अमूर्त है। जबकि एक समाज की जब हम बात करते हैं तो यह मूर्त है, ठीक है। और अगर हम समाज की बात करें, एक समाज को चूंकि बोला भी गया है कि वह व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। समाज का क्षेत्र विस्तृत होता है और एक समाज का जो क्षेत्र होता है, दायरा होता है, वो निश्चित होता है। तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां माना। हॉबेल, एस.सी. दुबे, क्रोबर, जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शन है। सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति के संगठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई किसने माना। किसने माना है, एस.सी. दुबे ने, ठीक है। एस.सी. दुबे ने माना है। और सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, सांस्कृतिक तत्व है। संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सांस्कृतिक सकुल, ठीक है। सांस्कृतिक सकुल होती है ये संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई। चलिए, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है। मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर टाइलर हो जाएगा, ठीक है, टाइलर हो जाएगा। और टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आत्मावाद का सिद्धांत टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित दिया है। और दुर्खीम ने टाइलर और मैक्स मूलर का जो सिद्धांत रहा है धर्म की उत्पत्ति का, ये प्रकृतिवाद का रहा है। इन सभी का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, सामाजिक सिद्धांत दिया था। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसका, इस तरह से पूछा जाए तो ये दुर्खीम का है। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था दुर्खीम ने, तो ये टोटेमवाद को बताया था, ठीक है, टोटेमवाद को बताया था। ये भी आपको बात याद रखनी है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। कोहेन, क्रोबर, हॉटन, लेस्ली, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शन है। वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। यहां पर हॉटन, लेस्ली होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है अपराध के सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कोहेन, ग्वेरी, जेफरी, सदरलैंड, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपराध का सामाजिक अलगाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जेफरी के द्वारा, ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। ऑप्शन है बियरस्टेट, मेटा स्पेंसर, टाइलर, हॉबेल।
संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेड की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए थे, सामुदायिक प्रतिमान, ठीक है, सामुदायिक प्रतिमान, और दूसरा हो जाएगा संघात्मक प्रतिमान। ये एग्जाम्स में भी इनका पूछा जाता है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, कब आती है ये, 1970 में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? किससे संबंधित है गोल गधेड़ो लोक नृत्य? भील जनजाति से। ठीक है, भील जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में? ऑप्शंस में है यहाँ पर कॉल पियर्सन, पीएच लैंडिस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पीवी यंग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में। यहाँ पर सही क्या होगा, पीएच लैंडिस है। ठीक है, पीएच लैंडिस है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति? जजमानी व्यवस्था, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर। विलियम वाइजर इस अवधारणा के जनक है। जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट विलियम वाइजर के द्वारा दिया गया था। किस पुस्तक में दिया गया है? ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। 1936 में आती है ये पुस्तक। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है, और इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था कहा था, जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था कहा था, और कमीन शब्द का प्रयोग किया था सेवादार जाति के लिए। ठीक है, सेवादार जाति के लिए कमीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और जो यानी कि सेवादार जो सेवा देने वाली है उसके लिए कमीन का किया था प्रयोग, और जजमान शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, वो सेवा लेने वाली जाति के लिए इन्होंने किया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया? पुस्तकें यहाँ पर हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? पार्सन्स के बारे में पूछा जा रहा है। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर द सोशल सिस्टम होगा। ठीक है, द सोशल सिस्टम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस किसकी है ये आपको बताना है। ठीक है, ये बताया जा चुका है। फैमिली से रिलेटेड जब क्लासेस हुई थी उसमें भी इस तरह से इनकी पुस्तक आई थी, वहाँ पर बताया गया था। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स जानते ही हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये भी जानते हैं। इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किसकी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया? कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक किसने बताया? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक किसने बताया था? पार्सन्स ने। ठीक है, पार्सन्स ने बताया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कूले ने सेल्फ डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन कहा था, स्व के विकास को ही इन्होंने कहा था समाजीकरण है। इनके लिए स्व और सेल्फ एंड जो सोसाइटी है, स्व और जो समाज है, ये दोनों ही क्या है, जुड़वा है। इस तरह से भी एग्जाम्स में अक्सर एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, और समाजीकरण से संबंधित इनका आत्मदर्पण का सिद्धांत भी रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। किसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? कूले, मेलानोव्स्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है।
ये किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। पृथक नाभिकीय परिवार की बात किसने की है? ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।